हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं टिफर 2013 के जनरल साइंस को, पहला सेक्शन को। अभी तक हमने 2014 टू 2023 तक के वीडियो जो है इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज का। इन वर्टिब्रेट्स eyes are either positioned frontally or laterally. Frontal eyes allow us enlargement of the binocular field of vision, but entails the reduction of a total field of vision. Lateral eyes allows at almost 360-degree field of vision, but shows a reduced binocular field of vision. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी ट्रू। पहली बात यहाँ पे समझो कि आई का जो डेवलपमेंट है या आईज जो डेवलप हुए हैं पोजीशन के हिसाब से दो तरीके से हैं। एक है हमारा फ्रंटल, मतलब फ्रंटली मतलब फ्रंट पे है, और फ्रंट पे होने से फ़ायदा क्या है कि यह बाइनोकुलर विजन को इन enlargement of the binocular field। तो जो आपका फ्रंटल है, फ्रंटली होने से यह फायदा है, पर नुकसान क्या है कि यह रिड्यूस कर देता है, रिडक्शन ऑफ द विजन ऑफ टोटल फील्ड। टोटल फील्ड के विजन को ये रिड्यूस कर देता है। मतलब बाइनोकुलर को तो इनलार्ज करता है। अब हमें किसी चीज को घूर के देखना है, मतलब हमारा निशाना ऐसा होना चाहिए कि वो चूक ना पाए। तो ऐसा सिस्टम किसके पास होना चाहिए? ऐसा सिस्टम आपका प्रीडेटर के पास होना चाहिए, क्योंकि प्रीडेटर अगर गलती करेगा तो वह अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और अपनी उसकी एनर्जी लॉस करने से उसको फूड नहीं मिलेगा, तो उसको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। तो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए वो अपने बाइनोकुलर फील्ड, बाइनोकुलर विजन को इनलार्ज करता है और आई को फ्रंट में रखता है। कौन? प्रीडेटर। दूसरा था लेटरली। लेटरली का क्या फायदा है समझो। लेटरली जो है 360 डिग्री फील्ड ऑफ विजन होती है। मतलब क्या है कि वो 360 डिग्री में देख सकता है, बट उसका बाइनोकुलर जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है। रिड्यूस्ड बाइनोकुलर फील्ड ऑफ विजन अब प्रेडेटर को तो चाहिए बिल्कुल आंखें बिल्कुल तीखी कि एक बार देखा, टारगेट लगाया और उस पर आक्रमण किया। बट प्रे को होता है भागना, और प्रे जब भी खाना खा रहा होता है तो वो मुंडी इधर से उधर घुमा के प्रेडेटर से बचने के लिए वो चेक करता रहता है कि कोई प्रेडेटर है तो नहीं। अगर उसको थोड़ा भी आभास होता है कि कोई भाई है, वो तुरंत भाग लेता है। उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको बाइनोकुलर फील्ड से, विजन से कोई मतलब नहीं है। उसको बस ये है कि ओ हमारे तरफ कोई आ रहा है, निकल लो वहां से। तो ये वाला फीचर जो है प्रे के पास होता है। अब चलो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। लेटरल विजन्स आर गुड एट द लो लाइट। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है कि लो लाइट और हाई लाइट के लिए हो, इसको हटाओ। प्रेडेटर यूज लेटरल प्रेडेटर यूज लेटरल, ऐसा नहीं है। उसका बाइनोकुलर बहुत तेज होता है, अगर वो 360 पर देखेगा ना तो नुकसान खा जाएगा।
क्योंकि खाना लेना एक एनर्जी कॉस्ट प्रोसेस है। प्रेडेटर use frontal eyes because they allow the good spatial vision over a large area to estimate the distance of the prey। यही सही है। ये हमारा क्या है, सही आंसर है। हाईली प्रेफर्ड एनिमल यूज द फ्रंटल आइज बिकॉज दे अलाउ द गुड स्पेशियल विजन ओवर द लार्ज एरिया टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्रेडेटर। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेड। ओके, प्रेड फ्रंटल नहीं, लेटरल यूज करता है प्रे, क्योंकि उसको मतलब नहीं है कि कौन आ रहा, बस उसकी तरफ आ रहा है, भाग लो। दे जस्ट बिहेव लाइक दैट। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल था, थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना है, और दिमाग भी कम ही लगाना है, बस कंसेप्ट समझ गए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि दो लोग हैं, एक है रम्या जो कि 17 टाइम्स क्लैप कर रहे हैं, वो भी कितने मिनट में, 3 मिनट में। और दूसरा है कुमार जो है 31 टाइम क्लैप कर रहा है 5 मिनट में। क्वेश्चन में पूछ रहा कि हाउ मेनी टाइम डज ईच वन क्लैप बिफोर दे क्लैप टुगेदर एट द सेम टाइम रीच। कितना टाइम क्लैप करेगा, ऊपर वाला पॉइंट हमें बताना है सेम टाइम पे, नीचे वाला को सेम करने पे। अब छोटे क्लास में हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें इस दोनों को सेम करना है तो इसको अप और डाउन 5 से मल्टीप्लाई कर और डिवाइड करना होगा, उसी तरह इसको हमें 3 से करना है, क्योंकि हमें नीचे वाला को सेम करना है। अब ऊपर वाला करोगे सेम तो 17 5 जा होता है हमारा 85 टाइम, 85 टाइम 15 मिनट में। और यहाँ पे करोगे तो 3 1 जा 3, 93 टाइम्स 15 मिनट में। तो 15 मिनट पे 15 मिनट में ये 85 और 93 करेगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सेम टाइम पर सेम टाइम पर क्लैंपिंग एट द सेम टाइम 15 मिनट पे कितने 85 टाइम कर लेगा राम्या, और 93 टाइम कर लेगा किशोर। तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इतने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। We will move to the next question, and next question is now called a greenhouse gas in the atmosphere observed। बहुत सिंपल सा है इसका क्वेश्चन, में भी ये तुम इसमें बिना पढ़े भी लिख सकते हो कि मोर इंफ्रारेड रेडिएशन देन विजुअल। मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस गैस जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस इफ़ेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो अगर कोई कहे कि ग्रीन हाउस गैस किसको ऑब्जर्व करती है, किसको इमिट करती है, तो वो ऑब्जर्व करती है इंफ्रारेड वेवलेंथ को, और इमिट करती है एज द रेडिएंट एनर्जी इंफ्रारेड वेवलेंथ को। पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो याद रखना वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो वाटर वेपर CO2, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये 3 ये गैसेस जो हैं हमारा ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्व और एमिट करती है रेडिएंट एनर्जी को एट द थर्मल इंफ्रारेड वेवलेंथ में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। 4th नंबर क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि हम क्या बताएं, हमेशा कोई न ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। एक स्टूडेंट है और वो चाहता है कुछ करने के लिए, तो NCBS के पॉन्ड में जाता है, वो फिशिंग करता है। अब यहाँ से शुरू है कि 50 मॉस्किटो फिश
बट रेदर देन टेक होम from the home for the dinner, she decided to just mark them and return them to the pond. तो यहाँ पे क्या करता है हमारा कितना करता है, मार्क करता है 50 को. A week later she went fishing again and the time she caught 40. तो कितना इसने कैप्चर किया है 40 और 5 वाज मार्क्ड. इसमें से रिकैप्चर कितना हुआ, रिकैप्चर हुआ है 5. तो हमें बताना है कि टोटल कितना होगा. ये जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता रखा है, समझा रखा है इसका पूरा फार्मूला, जिससे हम लिनकॉन पीटरसन इंडेक्स से पता लगाते हैं. और ये कहता क्या है कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो होती है वो इक्वल होता है मार्क्ड इनटू कैप्चर अपॉन रिकैप्चर. अब मार्क्ड कितना है यहाँ पे 50, कैप्चर मैंने कितना किया है 40 और रिकैप्चर कितना हुआ है 5, हो गया 10. सिंपल सा 400 क्वेश्चन आंसर आएगा. ए इसका करेक्ट आंसर है. नीचे ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ से हमें कुछ बताना है. तो देख लेते हैं उस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है. द ग्राफ देखो, एक चीज और याद रखना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, जो पेपर बता रहा वही सोचना है हमें. अ ग्राफ शोज बिलो प्लॉट चेंज द एटमॉस्फेयर CO2 कंसंट्रेशन अक्रॉस द लेटीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, लेटीट्यूड अ फंक्शन ऑफ टाइम है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ. कौन सा कंक्लूजन हम इस ग्राफ से बता सकते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन रेट कहीं लिखा है इसमें, ये इसमें कहीं दिखाया हुआ है, नहीं दिखाया ना, मतलब इसको तो हम बता ही नहीं सकते हैं. इसने क्या लिखा है CO2 कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन. क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ CO2? इस ग्राफ में नहीं लिखा है ना, मतलब ये भी हटाओ. लैंड एरिया इज ग्रेटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर कंपेयर टू साउथ. लैंड एरिया की बात कहाँ हुई है, एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन हुआ है लेटीट्यूड और टाइम का बीच है, लैंड एरिया की बात नहीं हुई है ना, इसको भी हटाओ. मतलब हमें फालतू का सोचना ही नहीं है, जो बच गया वही आंसर है. बचा क्या तुम्हारे पास, नन ऑफ द अबव. इसमें से कोई भी हम इस ग्राफ से नहीं बता सकते. कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, जो ग्राफ में दिया हो वो उसी को कंपेयर या उसी को सोचना होता है. ये बहुत आसान है. यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि f इक्वल टू 315. ये जो यहाँ पे ना दैट इज अ वैल्यू ऑफ x, और दूसरा है f इंटू 5 इक्वल टू 45. हम क्या करेंगे, एक एक को पिक करेंगे और उसमें लिखेंगे. पहला 4x प्लस 3, तो 4x, x क्या है आपका, यहाँ पे हमने कहा कि x की वैल्यू 3 रखो, प्लस 3, 4 3 जा 12 प्लस 3 मीन्स 15. चलो हमने कह दिया कि ये तो सर मैच हो गया, ये तो सर मैच हो गया. अब क्या करना है, जब ये सर मैच हो गया तो हम थोड़ा 5 रख के भी देख लेते हैं, क्या पता शायद 5 पे मैच ना हो. अगर 5 पे मैच हो जाता है तो यही आंसर होगा. तो हम क्या करेंगे, इसी में x की जगह अब 5 भी रखेंगे. 4 इंटू 5 प्लस 3, 4 5 20 प्लस 3 इक्वल टू 23. क्या यही आंसर है. यहाँ पे क्या था 45 था ना, मतलब ये तो होने से रहा, ये तो एलिमिनेट हो गया. चलो दूसरा पिक करते हैं. 2x स्क्वायर माइनस का 2x. अब x की जगह हमको रखना है 3, तो हमने रखा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3, 2 इंटू 9 माइनस का 6, 18 माइनस 6, और 18 माइनस 6 जो है
12 आता है, आना कितना चाहिए था 15। हटाओ। अब हम तीसरे पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड है 2x² माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम रखेंगे x इक्वल टू 3, तो 2 × 3 की पावर 2 × 3, 2 × 9 माइनस 3, 18 माइनस 3 इक्वल टू 15। चलो वो तो आ गया। अब हम 5 रखते हैं, 2 × 5 का स्क्वायर माइनस 5, 2 × 25 माइनस 5, 50 माइनस 5 इक्वल टू 45। यही आपका सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशन को, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से देख लो, यहाँ पे 3 रखोगे 9 होगा, 9 18, 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 13 होता है, मतलब ये भी नहीं होगा। ओके, चलो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन में इन्होंने कुछ टर्म्स दिए हैं, उस टर्म्स को समझ लो, मिल जाएगा। द मिनिमम डिस्टेंस at which a microscope is capable of distinguishing 2 points as separate, that is the definition of resolving power. That is the definition of resolving power. रिजॉल्विंग पावर का मतलब ही होता है कि मिनिमम डिस्टेंस पे 2 पॉइंट रखा हुआ है, 2 पॉइंट रखा, उस दोनों पॉइंट को अगर हम डिस्टिंग्विश कर दे, बता दे कि वो दोनों सेपरेट सेपरेट पॉइंट है, और इस पावर को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है? कोई ऑब्जेक्ट है जो कि उसका ओरिजिनल साइज मान लो 1 है, बट हम माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो उसके 10x पे देखते हैं, मतलब वो 1 है, बट हमें कैसा दिखाई दे रहा है? 10x, मतलब उस 1 से 10 मैक्सिमम हमें दिखाई दे रहा होता है, उसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि लाइट को, फ्लोरोफोर यूज करते हैं, और फ्लोरेसेंस मतलब वो लाइट प्रोड्यूस करता है, इल्यूमिनेशन मतलब भी लाइट प्रोड्यूस करना होता है। ओके, तो इसका आंसर है रिजॉल्विंग पावर। अब 8 नंबर में थोड़ा हम डेटा को देखते हैं और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ दिया है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है और टाइम है। यहाँ पे ये ए ऐसे कुछ बढ़ा, फिर ये ए ऐसे डिक्रीज होके ये ए ऊपर चला गया। यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे आया, जब 2 यहाँ पे आया तो इसको जब क्रॉस किया तो ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद ये थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर ये जैसे ही इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ, ये फिर नीचे चला आया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखोगे तो डेफिनेटली ए जो है वो प्रे होगा, और ये जो होगा प्रेडेटर होगा। प्रेडेटर किसका होगा? ए का होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मिला था तो इसके बाद इसको अच्छा खासा मतलब नहीं, इस डाटा से यहाँ पे तुम इस ए और बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर तुम इसकी बात करो थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला जो है यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। थर्ड कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। जहाँ से थर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ से सेकंड जो है वो डिक्लाइन ही हुआ है। ये हमारा क्या हुआ है? डिक्लाइन ही हुआ है जैसे ही थर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब थर्ड जो है यह प्रीडेटर है। किसका? ऑफ स्पीसीज 2 का। क्योंकि थर्ड के इंट्रोड्यूस होने के बाद ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ए अपना पॉपुलेशन इंक्रीज कर ही रहा है। तो आप पढ़ते स्पीसीज थर्ड इज अ प्रीडेटर स्पीसीज 2 बट नॉट द स्पीसीज 1। ये हम बोल सकते हैं दैट इज अ करेक्ट। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। स्पीसीज थर्ड इज प्रेडेटर स्पीसीज 1 बट नॉट स्पीसीज 2। नहीं, स्पीसीज 2 का तो डेफिनेटली है, यहाँ पे ये नॉट लिखा इसलिए ये गलत होगा। स्पीसीज थर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर ऑफ बोथ। बोथ का नहीं है क्योंकि एक का तो नहीं है। स्पीसीज थर्ड इज अ ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ।
ऐसे क्वेश्चन जो है टिफर में पूछे जाते हैं, सेंटर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है, एनआईआई में पूछा जाता है और एसीटीआरईसी में पूछा जाता है। आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा वरदान होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो और लगातार हमारे साथ इस अपनी तैयारी को इन्हांस करते रहो, अपने बेसिक कंसेप्ट मजबूत करते रहो। तो एक तो लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।